Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? क्लियर है ऑडियो वीडियो? चलिए, पिंटू बोल रहा है ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो विल कैरी फॉरवर्ड। क्या डिस्कस कर रहे थे हम? वी वर टॉकिंग अबाउट परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल, परमिबिलिटी पार्ट 4। चलिए, तो परमिबिलिटी में क्या क्या डिस्कस कर लिया था हमने? व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड इन परमिबिलिटी? वी वर डिस्कसिंग द मेथड्स टू फाइंड द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। हम मेथड्स की बात कर रहे थे जो परमिबिलिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए अवेलेबल है। इन मेथड्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक लैब मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था और एक फील्ड मेथड था। लैब मेथड आपको बता दिए सारे, कांस्टेंट हेड, फॉलिंग हेड एंड कैपिलरिटी परमिबिलिटी टेस्ट। इनडायरेक्ट मेथड आपको सारे बता दिए, ऑल द इनडायरेक्ट मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड। फील्ड मेथड की एनालिसिस हमने स्टार्ट कर ली थी। अब स्टार्टेड द एनालिसिस ऑफ द फील्ड मेथड। आपको ये जानकारी दे दी थी क्यों हमें फील्ड मेथड भी अडॉप्ट करने पड़ जाते हैं। रीजन बताया था इसका कि वो सॉइल जिसमें परमिबिलिटी सिग्निफिकेंट है, अगर उसके ऊपर आप लैब टेस्ट परफॉर्म करोगे हमेशा गलत आएगा, क्योंकि परमिबिलिटी करने के लिए मुझे परमिबिलिटी मेजर करने के लिए मुझे सैंपल चाहिए अनडिस्टर्ब्ड, और सैंड और सिल्ट का अनडिस्टर्ब्ड सैंपल नहीं मिलता है हमें, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आई जाती है उसके अंदर। तो भले कितना एडवांस तरीका यूज कर लो, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। वो सैंपलिंग में देखें हम कौन कौन से तरीके हमारे पास। इसलिए इनमें प्रेफर किया जाता है कौन से मेथड अडॉप्ट किया जाए, फील्ड मेथड अडॉप्ट किया जाए। अब फील्ड मेथड में से भी एक कैटेगरी मैंने आपको एनवायरमेंट में बता रखी है। One of the category available to find the permeability of the soil I have discussed in the case of environment only. तो मैं उसको डिराइव करके नहीं बताऊंगा, I'll simply mention the expressions which are available to find it. हाँ, रिकॉल कर दूंगा, थ्योरी बता दूंगा, कंसेप्ट बता दूंगा, पर मेंशन नहीं करूंगा डिराइव करके। एनवायरमेंट में मैंने आपको डिराइव करा रखी है सारी चीजें। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फील्ड मेथड। तो तीसरा तरीका, फील्ड मेथड टू फाइंड द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो हम बात कर रहे हैं फील्ड मेथड परमिबिलिटी को निकालने के लिए। इसकी बेसिक थ्योरी बता दी है आपको। अ फील्ड मेथड इज फर्दर बीइंग क्लासिफाइड इनटू 3। इसको आगे फिर से हमने क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग पार्ट के अंदर। अब किन पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है उसकी रेफरेंस निकाल लेते हैं। सो वी कैन से परमेबिलिटी बाय फील्ड मेथड, permeability by field method is further classified as follows, is further classified as follows। और इसकी पहली कैटेगरी आपने कर रखी है, the first category you have done termed as pumping out test। तो ये चीज मैंने आपको बता रखा है, pumping out test। जरा नाम पढ़ के बताना इस टेस्ट में हम क्या करते हैं। सिंपली रीड द नेम एंड एनालाइज व्हाट वी डू इन दिस टेस्ट। तो पहला पॉइंट तो मेंशन कर ही देता हूं इसके लिए। सो दिस इज सूटेबल, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिस इज सूटेबल फॉर सॉइल having large area of influence, having large area of influence, having large area of influence। ये सूटेबल है सॉइल के लिए, having large area of influence, जिसमें एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो, कंपैरेटिवली ज्यादा हो, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कम्स आउट टू बी मोर। पानी पंप आउट करते हैं, बिल्कुल सही बात है इकबाल, कुशाल दवे इकबाल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी आप लोगों ने कि नाम मुझे ये बता रहा है इस मेथड का कि इस मेथड में हम पानी को क्या करते हैं, पंप आउट करते हैं। तो पहला फील्ड मेथड जो अवेलेबल है हमारे पास, इसमें हम पानी को पंप आउट करते हैं मीडियम में से परमिबिलिटी को निकालने के लिए। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि ये मेथड कब सूट करेगा, जहां एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो, बड़ा हो। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब आपको एक जानकारी दी थी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस? कितनी दूरी से पानी फ्लो करके हमारे वेल में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो कितनी दूरी से, लेट अस सपोज हमारा वेल है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पानी फ्लो करके वेल में आ रहा है, तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हुआ, जितने एरिया से पानी फ्लो करके हमारे वेल में आ रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बोल देंगे। एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, काम की चीज है ये, रिकॉल भी कर लोगे आप। लेट अस सपोज ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया, दिस इज अवर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जितने एरिया से पानी फ्लो करके हमारे वेल में जा रहा है उसको हम बोल देते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये हमारा वेल है, दिस इज अवर वेल। तो ये हमारा वेल है और पानी फ्लो करके इसके अंदर आ रहा है।
तो जितने एरिया से पानी फ्लो करके वेल में जाता है उसको क्या बोल दिया जाता है? दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? दैट इज टर्म्ड एज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी आपको सामने से तो दो ही डायरेक्शन दिख रही है, दो डायरेक्शन नहीं, इनफाइनाइट डायरेक्शन है जहां से पानी फ्लो करके जा रहा है। फ्रॉम वेयर द वाटर इज फ्लोइंग इनटू द मीडियम, इनफाइनाइट मीडियम वाटर इज फ्लोइंग इनटू द मीडियम। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो पंपिंग आउट मेथड कब काम करता है? पंपिंग आउट मेथड तब काम करता है जब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो? कंपैरेटिवली बड़ा हो। बस आपको ये ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस शुड बी कंपैरेटिवली मोर। बाकी कौन कौन से तरीके पंपिंग आउट मेथड को एनालाइज करने के लिए, वो सारी चीजें आपको बता रखी हैं। जैसे कौन सी थ्योरी लगती है इसके अंदर? सो इन पंपिंग आउट मेथड व्हाट वी डू, विल पंप द वेल इनटू द मीडियम। हम वेल को पंप इन करेंगे मीडियम के अंदर, और उस वेल में से पानी को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि हम मीडियम में से पानी को बाहर निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दी पंप, इसको हम क्या बोल देते हैं? पंपिंग आउट मेथड। अब कौन सी थ्योरी काम करती है? ड्यूपिट थ्योरी भी काम करती है, थीम्स थ्योरी भी काम करती है। आप मुझे सारे एक्सप्रेशन बताओगे। पहला केस ले रहा हूं मैं इसके अंदर, आई एम रेफरिंग द फर्स्ट केस। पहला केस लिया, वेल इज इन कन्फाइंड एक्यूफर। सो वेल इन अनकन्फाइंड एक्यूफर। तो वेल है अनकन्फाइंड एक्यूफर में, तो वेल है अनकन्फाइंड एक्यूफर में। सो वेल इज एन अनकन्फाइंड एक्यूफर। वेल अनकन्फाइंड एक्यूफर में आप इसमें से पानी पंप आउट कर रहे हो, आप इसमें से पानी पंप आउट कर रहे हो। आपने थ्योरी लगाई ड्यूपिट थ्योरी, तो आपने थ्योरी लगाई ड्यूपिट थ्योरी। एज पर ड्यूपिट थ्योरी डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? वेल इज एन अनकन्फाइंड एक्यूफर, एज पर ड्यूपिट थ्योरी डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? डिस्चार्ज की वैल्यू होगी पाई के एच स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2.303 log 10 r by rw। रिकॉल करो, करा रखा है पूरा आपको डिराइव करके मैंने पूरा। आई डिराइव दिस एंटायर एक्सप्रेशन इन डिटेल। तो उस समय जब मैंने इसको डिराइव किया था, मेरा एम क्या था? निकालना। जब एनवायरमेंट में हमने इसको डिराइव किया था तब हमारा एम क्या था? व्हाट वाज आवर एम देन? अवर एम वाज टू फाइंड द यील्ड ऑफ द वेल। तब हमारा एम था वेल की यील्ड निकालना, यानी डिस्चार्ज निकालना। आज हमारा एम क्या है? परमिबिलिटी निकालना। टुडे अवर एम इज टू फाइंड द परमिबिलिटी। टेस्ट तो सेम ही है। तो परमिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? परमिबिलिटी विल बी इक्वल टू 2.303 क्यू log 10 r by rw, r by rw डिवाइड बाय पाई h स्क्वायर माइनस h नॉट स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस h नॉट स्क्वायर। ये हमारी क्या निकल के आती है? ड्यूपिट थ्योरी निकल के आती है। दिस इज अवर ड्यूपिट थ्योरी। तो यहाँ से परमिबिलिटी निकाल दो, फाइंड द परमिबिलिटी फ्रॉम दिस। लेट अस सपोज इसी में मैं थीम्स थ्योरी लगाऊं। इन द सेम आई गो फॉर थीम्स थ्योरी। थीम्स थ्योरी इज मॉडिफिकेशन ऑफ ड्यूपिट थ्योरी। क्या मॉडिफिकेशन की थी थीम से ड्यूपिट्स के ऊपर? क्या मॉडिफिकेशन करी थी थीम्स ने ड्यूपिट थ्योरी के ऊपर? उसने डिस्चार्ज की डिपेंडेंसी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर से हटा दी थी, क्योंकि आर की वैल्यू हमें पता नहीं होती। उसने दो ऑब्जर्वेशन वेल कंसीडर किए थे नियर बाय टू द टेस्ट वेल। तो थीम्स थ्योरी के हिसाब से डिस्चार्ज कितना आता है? पाई के एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर डिवाइड बाय 2.303 log 10 r2 by r1। From here we can find the permeability. So permeability will be equal to 2.303 log 10 r2 by r1 divide by, so divide by pi h2 square minus h1 square। So h2 square minus h1 square, ये हमारी परमिबिलिटी आ जाएगी एज पर थीम्स थ्योरी। तो अगर आपने परमिबिलिटी निकालने के लिए वेल को बनाया अनकन्फाइंड एक्यूफर में और टेस्ट परफॉर्म किया, आप ड्यूपिट थ्योरी से भी रिजल्ट निकाल सकते हो, थीम्स थ्योरी से भी रिजल्ट निकाल सकते हो। कहां से रिजल्ट ज्यादा अच्छा निकल के आएगा? रिजल्ट्स फ्रॉम द थीम्स थ्योरी आर बेटर देन दैट ऑफ ड्यूपिट थ्योरी। क्या बताना है थीम्स वाले में? वो तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है डायरेक्टली। क्या चीज बतानी है? व्हाट इज टू बी डिस्कस फ्रॉम थीम्स थ्योरी? क्या पॉइंट रिपीट करना है थीम्स में? कि थीम्स थ्योरी मॉडिफिकेशन है ड्यूपिट थ्योरी की, जिसमें दो ऑब्जर्वेशन वेल लिए नियर बाय टू दी टेस्ट वेल। सारे पैरामीटर का मतलब स्टैंडर्ड है। कैपिटल एच हाइट ऑफ द वाटर टेबल अबव द बॉटम ऑफ द वेल, एच नॉट हाइट ऑफ द वाटर टेबल इन द टेस्ट वेल, h1 h2 height of the water in the observation wells, capital R radius of influence, rw radius of well, r1 r2 distance of the observation well from the test well। तो all the parameters have standard meaning, सबका स्टैंडर्ड मतलब है। तो रिजल्ट हमें थीम्स थ्योरी से बेटर मिलेंगे इन कंपैरिजन टू ड्यूपिट थ्योरी। क्लियर है बात?
क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें कुछ डिराइव नहीं किया, मैंने बस पुरानी चीज वापस लिख दी है, क्योंकि दोबारा डिराइव करना मतलब टाइम वेस्ट करना है, और अभी टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि मैं दोबारा डिराइव करके देखूं आपको। नेक्स्ट है वेल इन कन्फाइंड एक्यूफर। अगर यही वेल कन्फाइंड एक्यूफर में हो जाए, इफ द सेम वेल इज इन कन्फाइंड एक्यूफर, मैंने लगाई ड्यूपिट्स थ्योरी, आई हैव अप्लाइड ड्यूपिट्स थ्योरी, जरा डिस्चार्ज बताना अब। आई हैव अप्लाइड ड्यूपिट्स थ्योरी, अब डिस्चार्ज कितनी हो जाएगी? डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू 2 पाई के डी h minus h naught divided by 2.303 log 10 r by, so log 10 r by rw, ये हमारी डिस्चार्ज निकल के आ गई। तो परमिटिविटी कितनी होगी एज पर ड्यूपिट्स थ्योरी इन इन कन्फाइंड एक्यूफर? 2.303, so 2.303 q log 10 r by rw, r by rw डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय मेरे ख्याल से है 2 पाई डी एच माइनस एच नॉट, 2 पाई डी एच माइनस एच नॉट, ये परमिटिविटी आ गई। यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है, k इंटू डी को मैं क्या बोल सकता हूँ? k इंटू डी में भी टर्म एज व्हाट, ये भी डिस्कस किया हुआ है पहले। k इंटू डी को क्या बोल सकते हैं? तो इस d को मैं ऊपर ले जाऊं, हियर k इंटू डी में बी डिफाइंड एज व्हाट? ट्रांसमिसिबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो k इंटू डी में बी टर्म्ड एज ट्रांसमिसिबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब क्या होता है इसका? ट्रांसमिसिबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज डिफाइंड एज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो थ्रू द मीडियम पर यूनिट विड्थ अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये जानकारी भी आपको दे रखी है वहां पे ट्रांसमिसिबिलिटी की। तो अब कोफिशिएंट इकट्ठे होते जा रहे हैं बहुत सारे, जैसे के का मतलब क्या था? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। के पी का मतलब क्या था? कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। फिर कल मैंने के यू लिखा, उसका मतलब क्या था? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी व्हेन द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। फिर आज आ गया टी, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और सिंपली ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी एक और कोफिशिएंट बताऊंगा आगे, आई डिस्कस वन मोर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमिबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। तो एक और कोफिशिएंट निकल के आएगी। तो इन सबका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी नोन टू यू। तो यहाँ पे के और डी को क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो हियर, नोट करके लिख दो, टी इज इक्वल टू के इंटू डी। तो एक और जानकारी दे दी आपको, वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। अगर ये थीम थ्योरी से हम कैलकुलेट करें, अगर मैं थीम थ्योरी अप्लाई करूं, डिस्चार्ज कितना होता है एज पर थीम थ्योरी? 2 पाई के डी H2 माइनस H1 डिवाइड बाय 2.303 log 10 R2 by R1 log 10 R2 by R1। तो इसका मतलब परमिबिलिटी कितनी निकल के आएगी? परमिबिलिटी हमारी निकल के आएगी 2.303 Q log 10 R2 by R1 डिवाइड बाय 2 पाई डी इंटू H2 माइनस H1। थीम थ्योरी से रिजल्ट बेटर आएंगे इन कंपैरिजन टू ड्यूपिट्स थ्योरी। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से। तो पंपिंग आउट टेस्ट में कुछ भी नहीं है, पहले वाला ही टेस्ट है। वेल को हमने बोर किया मीडियम के अंदर, कन्फाइंड एक्यूफर भी हो सकता है, अनकन्फाइंड एक्यूफर भी हो सकता है, पानी को बाहर निकाला, जो रेट ऑफ फ्लो हमने ऑब्जर्व करी उसके बिहाफ पे क्या कैलकुलेट कर ली, उसके बिहाफ पे हमने परमिबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब इसके ऊपर सवाल मिलेगा आपको डायरेक्टली, और सवाल मैंने एनवायरमेंट में करा रखे हैं, तो यहाँ कराने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये टॉपिक 3 जगह रिपीट होगा, एनवायरमेंट में करा दिया एक बार यहाँ पे करा दिया, एक बार ये हाइड्रोलॉजी में भी आएगा। सेम कंसेप्ट विल कम इन हाइड्रोलॉजी। तीनों जगह बात सेम रहेगी पर समझने का तरीका अलग होगा। एनवायरमेंट में हमारा एम था ये पता करना कितना पानी वेल में से बाहर आ रहा है या ग्राउंड में से पानी बाहर आ रहा है थ्रू दी वेल। यहाँ पे हमारा समझने का कंसर्न है परमिबिलिटी कितनी है मीडियम की। हाइड्रोलॉजी में हमारा कंसर्न होगा कितना पानी अवेलेबल है मीडियम में। पर तीनों जगह सेम कहानी है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ फॉर एनीवन? बढ़े आगे, शैल वी कैरी फॉरवर्ड? सो दिस इज अवर पंपिंग आउट टेस्ट, ये हमारा पंपिंग आउट टेस्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे फील्ड मेथड की, बी। तो बी लिखना है, इज पंपिंग इन टेस्ट, चल रही है ना। सो पंपिंग इन टेस्ट, जरा नाम पढ़ के बताना क्या पता चल रहा है इस टेस्ट से। फ्रॉम दी नेम व्हाट रेफरेंस यू कैन ड्रॉ? पंपिंग इन टेस्ट, पीछे पंपिंग आउट टेस्ट था, पानी को बाहर निकाल रहे थे। फ्रॉम नेम व्हाट रेफरेंस कैन बी ड्रॉन? पंपिंग इन टेस्ट है, क्या मतलब हुआ इसका?
what do you draw the inference about pumping and test? क्या करेंगे इस टेस्ट के अंदर? What we'll be doing in this test? पंपिंग के टेस्ट में हमारा एम क्या होगा? So what will be our aim in our pumping and test? हमारा क्या एम होगा पंपिंग एंड टेस्ट के अंदर? यस को आप लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे मेरे पास। एक बार अभी रिफ्रेश किया है मैंने सिस्टम को, तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरी बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही आप तक। एक बार थम्स अप करके दिखाना, क्या पता वो ही आ रहे हो। मैसेजेस नहीं आ रहे आप लोगों के मेरे पास। तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्लास चल भी रही है या नहीं चल रही। अब आ गया। हाँ, अब आ गए मैसेजेस। नाउ इट इज क्लियर। अब एक बार मैसेज करके देखना, टाइप कोई भी मैसेज टाइप करो। आ रहे हैं, चलो मैसेजेस आ रहे हैं। नाउ इट इज क्लियर। हाँ, बीच में मैसेजेस बंद हो गए थे। वी आर नॉट, अच्छा आप भी नहीं देख, मैं भी नहीं दिख रहा था। अब बीच में कोई नेटवर्क का इशू हो गया होगा। हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। पंपिंग एंड टेस्ट से क्या समझ में आता है? व्हाट कैन बी रेफर फ्रॉम पंपिंग एंड टेस्ट? क्लियर अब आ रहा है सब कुछ? व्हाट कैन बी रेफर फ्रॉम पंपिंग एंड टेस्ट? अब हम पानी को पंप इन करेंगे। पिछले वाले टेस्ट में हम पानी को पंप आउट कर रहे थे, इस वाले टेस्ट में हम पानी को पंप इन करेंगे। विल इंजेक्ट दी वाटर, बिल्कुल सही बात है रोहित। तो इस वाले टेस्ट में हम वेल जो बोर करेंगे मीडियम के अंदर, उसके अंदर पानी को पंप कराया जाएगा। पिछले वाले में से जो हमने वेल बोर किया था मीडियम के अंदर, उसमें से पानी को पंप आउट कराया गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया पंपिंग टेस्ट। जरा आप खुद के लॉजिक से बताना या खुद की समझ से बताना, पीछे वाले टेस्ट सूटेबल थे फॉर लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये वाले टेस्ट सूटेबल कब होंगे? These tests are suitable when? These tests are suitable when? So these tests are suitable when? So these tests are suitable. These tests are suitable for small area of influence. ये टेस्ट सूट करते हैं स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए। फॉर स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये टेस्ट सूट करता है छोटे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए, जहां एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो, कंपैरेटिवली छोटी हो। पीछे वाले सूट करते हैं फॉर लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। क्लियर है? मुझे लगा आपने ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक करूंगा मैं? बाकी लोगों की भी क्लास नहीं चल रही क्या? साउंड वीडियो इज और क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब लोग एकदम से ज्वाइन कर गए, एकदम से चले गए थे, एकदम से ज्वाइन कर गए। सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है मेरे को लगता है। हाँ, वो मतलब ऐप में कोई प्रॉब्लम है। नेटवर्क तो सही चल रहा है, ऐप में कोई इशू है। हाँ, कुछ लोगों के नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं। कंटिन्यू करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब पंपिंग एंड टेस्ट। अब पंपिंग एंड टेस्ट, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। These are of following types. अब pumping and test, these are of following types. तो pumping and test following types क्या है? These are of following types. अब पहला pumping and test, first of the pumping and test, एक open and test. First of the pumping and test is open and test. अब ध्यान से समझना इसको।
Now refer this test very carefully. So next of the test available is termed as pumping in test. अब pumping in test का पहला मेथड है हमारे पास ओपन एंड टेस्ट. अब फिर से कंसेप्ट नाम में लिखा हुआ है इसके. अगेन द कंसेप्ट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम ओनली कि क्यों बोलते हैं इसको ओपन एंड टेस्ट. तो पहले दिन से लेके अभी तक जो भी मैंने आपको चीजें बताई वो नाम से रिलेट भी करी हुई हैं कि ये नाम क्यों रखा गया है इस पर्टिकुलर मेथड का. कहने का मतलब है इंजीनियर्ड चीजों में जो भी नाम रखे जाते हैं वो कुछ ना कुछ लॉजिक के बिहाफ पे रखे जाते हैं. So there is some or the other logic which is involved in order to refer the nomenclature. तो अगर ये जानकारी भी हमारे पास हम थोड़े बहुत आंसर तो उसी बिहाफ पे निकाल सकते हैं. So few things can be referred directly from the name itself. तो अब देखते हैं इसको ओपन एंड टेस्ट क्यों बोला है. पहले तो टेस्ट खत्म करते हैं, देन वील टॉक अबाउट व्हाई इट इज टर्म्ड एज ओपन एंड टेस्ट. अब है पंपिंग इन मेथड, पानी को हम पंप इन करेंगे. ओपन एंड टेस्ट क्यों बोला? क्योंकि इस टेस्ट के अंदर मैंने एक पाइप को इंसर्ट किया सॉइल के सैंपल के अंदर जिसकी मुझे टेस्टिंग करनी है फील्ड के अंदर. तो एक एक करके सारी चीजें उठाते हैं, एक एक करके सारी चीजें उठाते हैं. ये एक फील्ड मेथड है. क्यों बोला ऐसे फील्ड मेथड? क्योंकि फील्ड में परफॉर्म करता है, इट इज परफॉर्म इन द फील्ड. फिर इसको हमने बोला पंपिंग इन टेस्ट. क्या करेंगे? वेल को हमने इंसर्ट किया सॉइल के सैंपल के अंदर और इसमें हमने पानी को पंप इन किया तो नाम रख दिया पंपिंग इन टेस्ट. सो पंपिंग इन टेस्ट. फिर इसका नाम, इस टेस्ट का नाम रखा ओपन एंड टेस्ट. ओपन एंड टेस्ट क्यों रखा? क्योंकि जो पाइप यूज करी हमने उसका एंड ओपन है. इसमें जो मैंने पाइप यूज कर रखी है उसका एंड कैसा है? ओपन है. तो नाम क्या पड़ गया इसका? ओपन एंड टेस्ट. सो व्हाट वी डू, अंडर कांस्टेंट हेड वी पंप द वाटर इनटू दिस वेल. अंडर कांस्टेंट हेड वी पंप द वाटर इनटू दिस वेल. अंडर कांस्टेंट हेड इफ वी पंप द वाटर इनटू दिस वेल. अब पानी कहां जाएगा? इस वेल के थ्रू. अब पानी कहां जाएगा? इस वेल के थ्रू मीडियम में जाएगा. पिछली बार मीडियम में से पानी बाहर निकाल रहे थे, इस बार मीडियम में हम पानी को पंप इन कर रहे हैं. And the permeability is given by the following empirical relationship Q upon 5.5 RH. क्योंकि empirical relationship है, आपका ऑब्जेक्टिव बन गया इसके ऊपर. Q का मतलब क्या है? What is the meaning of Q? Q का मतलब क्या है यहाँ पे? वो कांस्टेंट रेट जिससे आप पानी को पंप कर रहे हो. R is the radius of the well, H is the head under which flow takes place. तो इसको मेंशन कर देता हूँ. So we'll say Q is the constant rate of flow. तो Q constant rate of flow है. H क्या है? Head under which flow takes place. So head under which flow takes place. So head under which flow takes place. तो वो हेड जिसके अंदर फ्लो हो रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं? स्मॉल एच बोल देते हैं. वीडियो लैग कर रहा है? सबका वीडियो लैग कर रहा है क्या? इस वीडियो लैगिंग फॉर ऑल? पुष्पेंद्र एक बार रिफ्रेश करो सिस्टम को. पुष्पेंद्र रिफ्रेश योर सिस्टम. एक बार रिफ्रेश कर लो अपने सिस्टम को. क्लियर है? हाँ. पुष्पेंद्र आपका लैग कर रहा होगा, एक बार रिफ्रेश कर लो. ऐप को बंद करके चालू करो. मैंने भी यही किया था. तो बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई होगी. बंद करो उसको, वापस ऑन कर दो, ठीक हो जाएगी. चलिए, तो क्या किया इसके अंदर हमने? यूनिट्स. यूनिट्स मीटर क्यूब पर सेकंड. यूनिट्स मीटर क्यूब पर सेकंड. एच इन मीटर, आर इन मीटर. के विल कम आउट इन मीटर पर सेकंड. के की वैल्यू निकल के आएगी मीटर पर सेकंड के अंदर. वैल्यू ऑफ के विल कम आउट इन मीटर पर सेकंड. तो ऐसा यूनिट में पुट कर सकते हो आप यहाँ पे. सो ऑल दी पैरामीटर्स आर इन ऐसा यूनिट. कोई इशू नहीं है उसके अंदर. तो हमने वेल को इंसर्ट किया मीडियम में, सारी सॉइल को बाहर निकाला, कांस्टेंट रेट से पानी को पंप इन किया अंडर कांस्टेंट हेड. वो हमने हेड मार्क कर लिया स्मॉल एच. अब आप बता सकते हो इसको ओपन एंड टेस्ट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो पाइप थी वो कैसी थी? उसका एंड ओपन था. नाम क्या पड़ गया? ओपन एंड टेस्ट. तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एम्पेरिकल रिलेशनशिप है. देयर इज एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप यूज. इस टेस्ट को और अच्छी तरह समझ पाओगे जब अगला टेस्ट बताऊंगा आपको. इस टेस्ट को और अच्छी तरह समझ पाओगे जब अगला टेस्ट समझोगे. द नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल is termed as Packer's test. The next of the test available is termed as Packer's test. अब क्या है पैकर टेस्ट की कहानी? सेम पीछे वाली स्टोरी है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है. इट इज ऑल्सो फील्ड मेथड, इट इज ऑल्सो पंपिंग एंड टेस्ट विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन. अब क्या है स्लाइट मॉडिफिकेशन वो देख लेते हैं. सो विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, दैट मॉडिफिकेशन कैन बी रेफर्ड सेपरेटली. उस मॉडिफिकेशन को हम सेपरेटली रेफर कर सकते हैं. आगे नीचे तक नहीं आई. सो विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन. So this is the next test available which is termed as Packer's test. ये हमारा Packer's test है. पानी को दिखाया ब्लू कलर से, तो पानी को दिखाया ब्लू कलर से. Water is shown with blue color. So rate है Q. पानी बाहर आ रहा है, तो पानी बाहर आ रहा है. Water is coming out. चलो देखो, अब मुझे बताना पिछले वाले टेस्ट का नाम ओपन एंड टेस्ट क्यों था?
पिछले वाले टेस्ट का नाम ओपन एंड टेस्ट क्यों था? Why it was being termed as open end test? पाइप ओपन थी, पाइप का एंड ओपन था, पाइप का एंड ओपन था जहां से पानी बाहर निकल रहा था। चलिए यहाँ पे पाइप का एंड देखना कैसा है, यहाँ पे पाइप का एंड कैसा है, क्लोज कर रखा है, पैक कर रखा है हमने। here the end of the pipe is being closed or packed। और इसके सरफेस पे क्या प्रोवाइड कर रखी है, पाइप का जो बॉटम है उसको क्लोज कर दिया और उसके सरफेस पे क्या प्रोवाइड कर दी, परफोरेशंस प्रोवाइड कर दी। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, वेल को इंसर्ट करते हैं मीडियम के अंदर और कांस्टेंट हेड के अंदर पानी को फ्लो कराते हैं, कांस्टेंट हेड के अंदर पानी को फ्लो कराते हैं कांस्टेंट रेट से, और परमिबिलिटी को कैलकुलेट कर रखा है एम्पेरिकली। पर यहाँ पर बॉटम एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज बट द सरफेस एरिया इज परफोरेटेड। तो पानी कहां से बाहर निकल के आता है, परफोरेशन से बाहर निकल के आता है या एरिया से बाहर निकल के आता है। लेंथ अप टू विच पाइप इज परफोरेटेड इज एल। वो लेंथ जब तक पाइप परफोरेटेड है उसको मैंने एल बोल दिया। आर इज द रेडियस ऑफ द वेल, आर हमारा वेल का रेडियस है। तो एक और पैरामीटर आ गया इसके अंदर जिसको हमने क्या बोल दिया है, वन मोर पैरामीटर इज इंट्रोड्यूस व्हिच इज टर्म्ड एज एल। बाकी तो सारी कहानी वही है, रेस्ट ऑफ द स्टोरी सेम। तो बाकी तो सारी कहानी वही चल रही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो रेस्ट ऑफ द स्टोरी कम्स आउट टू बी सेम, ये आर है। बाकी परमिबिलिटी के लिए एम्पेरिकल रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। सो इफ एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आर then permeability is equal to q upon 2 pi l h log 10 l by r। रिलेशन ध्यान रखनी है आपको, if l is less than 10 r permeability is equal to q upon 2 pi l h log की जगह हमारा साइन हाइपरबोलिक आ जाता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक आ जाती है L2R। ध्यान रखना साइन H है, साइन H का मतलब होता है साइन हाइपरबोलिक, तो वो नॉर्मल साइन नहीं है, हाइपरबोलिक साइन है। चलिए, so if L is more than equal to 10 R, permeability is given by the first relationship. If L is less than 10 R, permeability is given by the second relationship. All the parameters have standard meaning. सारे पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड मतलब है। इसका मतलब पंपिंग आउट टेस्ट में भी दो तरीके हमारे पास, we have two methods available, ड्यूपिट थ्योरी, थीम्स थ्योरी। पंपिंग इन में भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक ओपन एंड टेस्ट है और एक हमारे पास पैकर टेस्ट है, वन इज द पैकर टेस्ट। एक में हम पानी को पंप आउट कर रहे हैं, हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए सूट करता है। एक में पानी को पंप इन कर रहे हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कम है, कुछ भी नहीं है टेस्टों के अंदर, नथिंग इज देयर इन द टेस्ट। तो बस क्योंकि बताना था आपको, नहीं बताता तो बोलते, कोई ना कोई जाग जाता, सर आपने फील्ड मेथड तो बताया नहीं, फिर पंपिंग इन टेस्ट में क्या होता है, इसलिए क्योंकि फॉर्मली बताना था मैंने बता दिया, फॉर्मली आई हैव डिस्कस। पर जब देखोगे इनको कुछ भी नहीं है इसके अंदर, प्योर रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखनी है। मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब स्टार्ट होगा हमारा। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इस पहले कुछ। अब मुझे बताओ कौन सी सॉइल के लिए कौन सा टेस्ट सूट करता है, ग्रेवल सैंड के लिए कौन सा मेथड सूट करेगा, फॉर ग्रेवल एंड सैंड विच टाइप ऑफ मेथड इज सूटेबल। ग्रेवल और सैंड के लिए कौन सा टेस्ट सूट करेगा, अगर लैब टेस्ट की बात करें, कांस्टेंट हेड। अभी देखो मैंने बोल दिया लैब टेस्ट की बात करें, नहीं तो मत बोल देना लैब टेस्ट, पंपिंग मेथड यूज करेंगे हम। कांस्टेंट हेड, ये देखो आगे कांस्टेंट हेड वाले। अरे अगर ग्रेवल और सैंड आएगी मैं नहीं यूज करूंगा कांस्टेंट हेड मेथड भी, वो लैब टेस्ट है, हम प्रेफर करेंगे फील्ड मेथड। तो अगर बोलेगा कि ग्रेवल और सैंड के लिए मोस्ट प्रेफर्ड लेबोरेटरी मेथड को कांस्टेंट हेड मेथड, क्ले और सिल्ट के लिए मोस्ट प्रेफर्ड लेबोरेटरी मेथड इज फॉलिंग हेड मेथड। क्लियर चीज, रीड करना है इस पहले कुछ भी। चलिए नेक्स्ट, होमोजेनियस क्ले है तो कौन सा मेथड यूज करोगे। कैन यू रिपीट कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं लोग, मैंने लिखा था यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को, अगर बोलने से समझ में नहीं आया तो मैं डिफाइन ही कर देता हूँ। तो नोट लिखा, डिफाइन कर दिया, रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट विड्थ अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट is termed as transmissibility or coefficient of transmissibility. So rate of flow through the medium per unit width under unit hydraulic gradient is termed as transmissibility। कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 है तो ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। क्लियर है। तो इंदिरा मिश्रा ये बताइए परमिबिलिटी क्या थी हमारी, परमिबिलिटी हमारी क्या थी, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, यही थी परमिबिलिटी हमारी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्चार्ज पर यूनिट बी इंटू डी। तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या है हमारी यहाँ पे,
ट्रांसमिसिबिलिटी, तो फिर मैंने रिलेशनशिप क्या लिख दी थी, ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू परमेबिलिटी इनटू डेप्थ, ये रिलेशनशिप लिख दी थी मैंने। तो देखो के इंटू डी पूछ रहा था मैं आपसे, के इंटू डी क्या होती है, ट्रांसमिसिबिलिटी होती है। तो बस मैंने ये बता दिया था आपको डायरेक्टली, क्योंकि ये टॉपिक मैंने एनवायरमेंट में कर रखा था, इसलिए उसको बस रिपीट नहीं किया डिटेल में। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी। हाँ, डिस्कशन का पॉइंट क्या चल रहा था, क्यू बाई बी तो स्मॉल है, स्मॉल क्यू होता है, कहाँ स्मॉल क्यू होता है, कहाँ स्मॉल क्यू होती है, ओपन चैनल में। तो अभी कौन सी ओपन चैनल है, वहां बी क्या होती है, वहां बी क्या होती है, वो चैनल की विड्थ होती है। यहाँ कौन सा चैनल आ गया आपका, वो रेक्टेंगुलर चैनल की विड्थ होती है, उसको लगा दिया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। हाँ, क्या कर रहे थे, होमोजेनिक के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। हाँ, डिस्कशन मेरा क्या हो रहा था, मेन चीज से भटका देते हो। डिस्कशन हो रहा था होमोजेनियस क्ले के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। फॉर होमोजेनियस क्ले विल बी यूजिंग कंसोलिडेशन टेस्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, यू फाइंड दिस ऑब्जेक्टिव। फॉर होमोजेनियस क्ले कंसोलिडेशन मेथड इज सुटेबल टू बी फाइंड परमिबिलिटी। तो ग्रेवल सैंड लैब मेथड कांस्टेंट हेड, सिल्ट क्ले लैब मेथड फॉलिंग हेड मेथड, फॉर होमोजेनियस क्ले विल गो फॉर कंसोलिडेशन। अब ये टॉपिक तो मेरा खत्म हुआ, अब आगे वाले टॉपिक में आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन कम होगा। सारी लॉजिकल बातें हैं, और एक सवाल 110% मिलेगा आपको पेपर के अंदर। इसमें से एक सवाल इस टॉपिक में से 110% मिलेगा आपको पेपर के अंदर। आप खुद एनालाइज करके बताना, मैं डायरेक्टली मेंशन करता जाऊंगा इन चीजों को। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। कौन कौन से फैक्टर सॉइल की परमिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर साइज ऑफ द पार्टिकल, पहला फैक्टर साइज ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल की साइज, अफेक्टिव साइज लिख दी D10। तो साइज ऑफ द पार्टिकल। चलिए बताइए, हाउ दी परमिबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। परमिबिलिटी कैसे डिपेंडेंट है पार्टिकल के साइज के ऊपर, हाउ परमिबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। डायरेक्टली कैसे, रीजन ये नहीं पूछ रहा हूँ डायरेक्टली, पता ही है आपने रटा हुआ है सारा, तो लिख दिया मैंने कि परमिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D10 का होल स्क्वायर, और यू कैन से परमिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब यहाँ डी मेरा डी साइज ऑफ वॉइड है, ध्यान रखना ये इस एक्सप्रेशन में, यही डी मैं कई बार पार्टिकल के साइज के लिए भी लिख देता हूँ, तो इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ दिस इज साइज ऑफ द वॉइड। अब रीजन बता दो क्यों, रीजन बता दो, ये डी स्क्वायर कहाँ से आया है, ये बिगर वॉइड्स। हाँ, तो बिगर वॉइड्स बेटर परमिबिलिटी कहाँ से निकल के आया है, ये डी स्क्वायर कहाँ से आ गया हमारे पास, डी क्यूब लिख देते, D4 लिख देते, डी लिख देते। तो वो रीजन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसलिए क्या बोल रहा है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो चाहिए, रटी हुई चीजें मत बताना, ये तो मैंने लिख दिया। जैसे आई मेंशन, द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द वॉइड। जो परमिबिलिटी होती है सॉइल की, वो डिपेंड कर जाती है वॉइड के एरिया के ऊपर, और जो वॉइड का साइज है वो डिपेंडेंट होता है पार्टिकल के साइज के ऊपर। तो यहां से कहानी निकल के आती है। सो द परमिबिलिटी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, परमिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, सो परमिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, साइज ऑफ द एरिया ऑफ द वॉइड। सो परमिबिलिटी फंक्शन है किसका, एरिया ऑफ वॉइड का। तो यहां से कहानी निकल गई, जितना ज्यादा एरिया ऑफ वॉइड उतनी ज्यादा परमिबिलिटी। अभी जो एरिया ऑफ वॉइड है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वॉइड का एरिया किस पे डिपेंडेंट है, ये वॉइड के साइज के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो वॉइड का साइज है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पार्टिकल की साइज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए वो डी स्क्वायर निकल के आता है, hence it comes out to be d square। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज द पॉइंट टू बी रेफर्ड। क्लियर है चीज। तो असर्शन रीजन टाइप के प्रॉब्लम में ये कहानी पूरी पता होनी चाहिए, ये रटने से नहीं होगा कि D10 कौन सी कर्मान ने बता दिया था। अब लॉजिक क्या है उसके पीछे का वो जानना है आपको, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, दैट शुड बी नोन टू अस। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कोई बात, ये तो आपको कोई भी बता देगा D10 का स्क्वायर है रट लो, या रटा भी हुआ ही आपने। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक सरफेस एरिया,
स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया SS। चलो बताओ परमिटिविटी कैसे डिपेंडेंट है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर? कैसे डिपेंडेंट है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर? स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो इनवर्सली डिपेंडेंट है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के स्क्वायर के ऊपर। कैसे? हाउ? अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा हुआ देन अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो क्या होगा? साइज कम होगी, वॉइड्स कम हो जाएंगे। अरे अब ऊपर वाला लॉजिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा हुआ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी, रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ द वाटर इज मोर। इफ रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ द वाटर इज मोर परमिटिविटी विल कम आउट टू बी लेस। परमिटिविटी कम निकल के आ जाएगी। कोहेजन कहां से आ गया सूरज जोशी? तो अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, परमिटिविटी कम निकल के आएगी। क्लियर है चीज? तो इसका मतलब परमिटिविटी फंक्शन है किसका? परमिटिविटी फंक्शन है रेजिस्टेंस का या फ्रिक्शन का, या फ्रिक्शन का, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो इनवर्सली डिपेंडेंट है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर। ये कहानी निकल के आती है। दिस इज द स्टोरी विच कम्स आउट। चलें आगे, शैल वी कैरी फॉरवर्ड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सो नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। लो, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो मैंने दे दिया। परमिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। रीजन बता दो क्या? जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी उतनी ही ज्यादा परमिटिविटी निकल के आएगी। रीजन बीइंग व्हाट? जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी उतनी ज्यादा परमिटिविटी निकल के आएगी। तो मैंने बता दिया आपको डायरेक्टली। रीजन बता दो क्यों? एयर कम हो जाएगी। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा है मोर फ्लो चैनल्स आर अवेलेबल फॉर वाटर टू फ्लो। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन उतने ही ज्यादा फ्लो चैनल अवेलेबल है पानी के फ्लो कराने के लिए। और फ्लो चैनल क्या होते हैं ये आपने एफएम में कर रखा होगा, मैं आपको सीपेज में कराऊंगा अभी आगे। आई डिस्कस अबाउट दिस फ्लो चैनल्स। सो मोर इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन मोर इज द फ्लो चैनल अवेलेबल। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन है किसका? के फंक्शन है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स का। सो के फंक्शन है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स का। तो के इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। और नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द पॉइंट टू बी रेफर्ड। क्लियर है चीज? बढ़े आगे? तो है छोटी छोटी बातें और हो सकता है नहीं हो आपके लिए सारी, क्योंकि फैक्टर तो सबको ही पता होते हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, पर कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं गेट के अंदर। यू विल फाइंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऑन दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। अफेक्ट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। अब क्या अफेक्ट पड़ता है सॉइल स्ट्रक्चर का, इसकी बात करते हैं। दो सॉइल ले रहा हूं मैं। पहली ले रहा हूं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। दूसरी है फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो दूसरी है फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल दो स्ट्रक्चर बता रहा हूं इसके मैं आपको। लूज, तो एक तो है लूज सॉइल, तो इसका है लूज। और दूसरी है हमारी डेंस। तो इसमें जो कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर ही होता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेंसनेस की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर है फ्लोकुलेटेड, पीछे बता रखा है आपको। और स्ट्रक्चर है हमारा डिस्पर्स्ड, और स्ट्रक्चर है हमारा डिस्पर्स्ड। चलो एक एक करके सॉइल उठाओ। पहली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कब परमिटिविटी ज्यादा होगी? लूज सैंड के अंदर, डेंस सैंड के अंदर। परमिटिविटी विल कम आउट टू बी मोर इन लूज सैंड, डेंस सैंड। लूज सैंड, क्यों? टेक्निकल रीजन। तो यहाँ के की वैल्यू ज्यादा, यहाँ के की वैल्यू कम। लूज सैंड, रीजन बीइंग व्हाट? वॉइड रेशियो पे आ गए वापस। बेटा वॉइड रेशियो तो मैं बता नहीं अभी तक आपको। अच्छा, लेस रेजिस्टेंस होगी। तो लूज सैंड में रेजिस्टेंस कम निकल के आ जाएगी। अभी पीछे बता के आया हूं।
रिलेट तो कर लिया करो आपस में। एरिया ऑफ वॉइड ज्यादा होगा, तो अगर लूज सैंड है, एरिया ऑफ वॉइड विल कम आउट टू बी मोर। फ्लो चैनल कैसे बढ़ जाएंगे बेटा? डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो सेम है दोनों में। लूज में डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या चेंज हो जाती है क्या? मैंने बस कॉम्पैक्टनेस चेंज करी है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कांस्टेंट रखी हुई है। तो लूज सैंड के अंदर एरिया ऑफ वॉइड ज्यादा होगा, डेंस सैंड के अंदर एरिया ऑफ वॉइड कम होगा। इसलिए लूज सैंड की परमिटिविटी ज्यादा, डेंस सैंड की परमिटिविटी कम। फ्लोकुलेटेड डिस्पर्स, ये तो पीछे कॉम्पैक्शन में करा के आया हूं आपको। फ्लोकुलेटेड में परमिटिविटी ज्यादा, डिस्पर्स में परमिटिविटी क्या है? कम। रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल, एरिया ऑफ वॉइड मोर। दिस इज मोर यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल, एरिया ऑफ वॉइड लेस। तो स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? सॉइल की परमिटिविटी के ऊपर। फ्लो चैनल कुछ नहीं है इसके अंदर पुष्पेंद्र, नो इफेक्ट ऑफ फ्लो चैनल। क्लियर है बात? आगे बढ़े। चलो, ये चीज भी बता दी आपको सॉइल स्ट्रक्चर की। सॉइल स्ट्रक्चर भी देख लिया। पांचवा, पांचवा है अफेक्ट ऑफ सॉइल टाइप। अफेक्ट ऑफ सॉइल टाइप। तो अफेक्ट ऑफ सॉइल टाइप, किस सॉइल की परमिटिविटी ज्यादा मिलेगी आपको? कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल? कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल? कोर्स ग्रेन सॉइल का रीजन बताओ। So permeability of coarse grained soil is more than permeability of fine grained soil. Reason being what? Same. Dependent है किसके ऊपर? Coarse bigger voids. So permeability is function of what? Area of voids. तो permeability function है किसका? Area of voids का। और coarse grained soil में area of voids क्या है? और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये शुरू में लिखा था मैंने। ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ये डिपेंडेंट है डी स्क्वायर के ऊपर, ये डिपेंडेंट है डी टेन स्क्वायर के ऊपर। तो आ गई साइज ऑफ द पार्टिकल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिटिविटी ज्यादा होती है फाइन ग्रेन सॉइल से। टाइप ऑफ सॉइल आ गया। अब आपको और डिटेल में जाके बता रहा हूं कि कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर परमिटिविटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ये फंक्शन होती है किसका? ये फंक्शन होती है पार्टिकल की साइज का। ये फंक्शन होती है पार्टिकल की साइज का। ये फंक्शन होती है पार्टिकल के ग्रेडेशन का। ये फंक्शन होती है पार्टिकल के शेप का। ये फंक्शन होती है पार्टिकल के रफनेस का। ये फंक्शन है पार्टिकल के रफनेस का और उसके वॉइड रेशियो का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है किसी अच्छे एग्जाम के लिए। तो परमिबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर बताए हैं? पार्टिकल की साइज, उसकी ग्रेडेशन, ये बता रखा है। ग्रेडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी सॉइल के लिए होती है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होती है। फाइन ग्रेन सॉइल में ग्रेडेशन कोई सेंस ही नहीं रखती। फाइन ग्रेन सॉइल में तो कौन सी प्रॉपर्टी सेंस रखती है? फाइन ग्रेन सॉइल में ग्रेडेशन की बजाय क्या बताते हैं? उसकी कंप्रेसिबिलिटी बताते हैं, या प्लास्टिसिटी बोल दो, एक ही बात है, रिलेट कर सकते हो दोनों को आप। तो वहां तो मैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी बताता हूँ। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर पार्टिकल साइज क्या है, उसकी ग्रेडेशन क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी रफनेस क्या है, उसका वॉइड रेशियो क्या है, ये सब मिलके परमिटिविटी को गवर्न करते हैं। पर अगर मैं फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर जाऊं, फाइन ग्रेन सॉइल में वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टाइप ऑफ क्ले मिनरल के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ क्ले मिनरल, कि क्ले मिनरल कैसा है और एड्सॉर्ब्ड आयंस कौन से हैं उसके ऊपर। एंड adsorbed ions on the particle, adsorbed ions on the particles। तो फाइन ग्रेन सॉइल की परमिटिविटी तो डिपेंड कर जाती है कि हमारा क्ले मिनरल कैसा है और उसके ऊपर जो एड्सॉर्ब्ड आयंस है वो कैसे है। ये आपको फाइन ग्रेन सॉइल की परमिटिविटी बता देंगे। So permeability of the fine grained soil will depend upon the type of clay mineral, will depend upon the adsorbed ions on it। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, if I give you the example, अगर एग्जांपल बताया जाए, जैसे एग्जांपल लिया मॉन्ट मोरिनोलाइट। सो मॉन्ट मोरिनोलाइट, ये हमारा क्ले मिनरल है। केओलिनाइट, ये भी हमारी क्ले मिनरल है। सो केओलिनाइट भी हमारी क्ले मिनरल है। तो अगर मैं आपको परमिबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताऊं, सो यहीं पे मेंशन कर दिया मैंने। सो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कैटायन एड्सॉर्ब्ड, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कैटायन एड्सॉर्ब्ड, cation adsorbed on the surface of clay mineral, on the surface of clay mineral,
परमिबिलिटी वेरीज एज फॉलोज। तो कौन सा कैटायन एडजॉर्ब है कौन से क्ले मिनरल के ऊपर, ये परमिबिलिटी को गवर्न करता है। कैसे, चेक कर लो कैसे गवर्न करता है। सो पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोनियम, कैल्शियम, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो परमिबिलिटी क्या निकल के आएगी, अगर कैल्शियम एडजॉर्ब्ड है किसके ऊपर, अगर कैल्शियम एडजॉर्ब्ड है किसके ऊपर, मॉन्ट बोरिनोलाइट के ऊपर, आपको परमिबिलिटी क्या मिलेगी, अगर कैल्शियम एडजॉर्ब्ड है मॉन्ट बोरिनोलाइट के ऊपर परमिबिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। पर पोटेशियम एडजॉर्ब्ड है तो, पर पोटेशियम एडजॉर्ब्ड है तो परमिबिलिटी कम मिलेगी आपको, परमिबिलिटी विल कम आउट लेस। पर अगर यही आयंस एडजॉर्ब्ड है केवलिनाइट के ऊपर, ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ये दो आयंस रिप्लेस हो जाते हैं। तो आपको याद करने का तरीका बता दिया, ये दो आयंस रिप्लेस कर जाते हैं। अब यहां से कंक्लूजन मिला, फ्रॉम वर वेरी बेसिक कंक्लूजन इज ड्रॉन, जिसके ऊपर सवाल बनता है। क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, सोडियम क्ले की परमिबिलिटी क्या मिलती है, अरे सोडियम कर रहा था सॉरी, सोडियम क्ले की परमिबिलिटी क्या मिलती है, कंपैरेटिवली कम मिलती है। The permeability of the sodium clay is comparatively less than any other type of clay. इस ऑर्डर से मैंने आपको क्या जानकारी दे दी कि सोडियम क्ले की परमिबिलिटी दूसरी क्ले के कंपैरिजन में क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। इसीलिए जब अर्दन डैम बनाया जाता है, इसीलिए जब अर्दन डैम बनाया जाता है, उसकी जो कोर होती है, पहले तो बताओ कौन सी सॉइल से बनेगी कोर। इस कोर के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है आपको, आई डिस्कस एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर। अर्दन डैम की जो कोर होती है कैसी सॉइल होगी, इम्परमेबल सॉइल होगी। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, डैम की बॉडी के थ्रू सीपेज को अवॉइड करना। तो ये क्ले से बनाते हैं हम, इट इज मेड अप ऑफ क्ले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो हमारी कोर है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है किससे ज्यादा होनी चाहिए, ये जो हमारी कोर है इसकी जो मैक्सिमम हाइट है किससे ज्यादा होनी चाहिए, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो कैपिलरी साइफनिंग हो जाएगी। ये आपको अलग से बताया था। तीसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन सा रोलर यूज करते हैं, अच्छा रोलर बता ही दिया। कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, शीप फुट रोलर यूज करते हैं। तो जब इसको बनाया जाएगा, इसकी कॉम्पैक्शन की जाएगी, शीप फुट रोलर यूज करोगे। मॉइस्चर कंटेंट ड्राई ऑफ ऑप्टिमम रखोगे, वेट ऑफ ऑप्टिमम रखोगे, मॉइस्चर कंटेंट ड्राई ऑफ ऑप्टिमम रखोगे, वेट ऑफ ऑप्टिमम रखोगे, ये अलग बता रखा है आपको। तो शीप फुट रोलर से कॉम्पैक्शन होगी, पर कॉम्पैक्शन के टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ ऑप्टिमम या ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, क्यों वेट ऑफ ऑप्टिमम, वाई वेट ऑफ ऑप्टिमम, वाई वेट ऑफ ऑप्टिमम, हाँ रीजन रीजन, रिड्यूस स्वेलिंग है। भगवान स्वेलिंग कहां से आ गई, ये बना के दिखा रखा है, फालतू की बातें करते हो फिर भी। परमिटिविटी कम चाहिए ना, अभी तो बताया। वी रिक्वायर लेस सीपेज, यानी प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, परमिटिविटी कम होनी चाहिए इसके अंदर, तो के लेस होना चाहिए। के लेस कहां होता है, अभी लिखा है पीछे देखो, के लेस कहां होता है, कहां लिखा था ये देखो, डिस्पर्स में के लेस होता है, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर कहां मिलता है, वेट ऑफ ऑप्टिमम में मिलता है हमें। तो के लेस होना चाहिए, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद जब कॉम्पैक्शन की जाती है, इसमें से सोडियम वाटर पास कराया जाता है। जब कॉम्पैक्शन कर रहे होते हो वेट ऑफ ऑप्टिमम पे शीप फुट रोलर से, इसमें से सोडियम वाटर पास कराया जाता है। अब क्यों पास कराया जाता है सोडियम वाटर, ये सवाल पूछेगा आपसे। अब रीजन बताओ, व्हाई डू वी पास सोडियम वाटर फ्रॉम दिस, सोडियम वाटर क्यों पास करते हैं इसमें से, ताकि परमिटिविटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, सो दैट परमिटिविटी इज रिड्यूस्ड। क्लियर है पूरी कहानी। अब इस कोर ऑफ अर्दन डैम के बारे में इतनी सारी चीजें बताई आपको मैंने, अलग अलग पॉइंट पे सबको जोड़ के इकट्ठा करके बता दिया। आई हैव क्लब्ड ऑल दी पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है सारी बात, रिपीट करना है कोई पॉइंट, क्लियर है, आगे चले, आगे चले। चलो कितना हो गया था, 5 हो गया था। छठा, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, हाउ परमिटिविटी डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, परमिटिविटी डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, कैसे, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कौन बताता है, ड्राई डेंसिटी बताती है।
तो अगर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ज्यादा होगी, ड्राई डेंसिटी ज्यादा होगी, परमिटिविटी क्या मिलेगी आपको? परमिटिविटी क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। परमिटिविटी विल कम आउट लेस। क्यों? किसे कंट्रोल कर रहा है ये? के फंक्शन है किसका? के फंक्शन है किसका? एरिया ऑफ वॉइड्स का, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ड्राई डेंसिटी, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्राई डेंसिटी। तो देखो सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं आपस में, ऑल दी पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। क्लियर है? चलिए ये बात भी समझ में आती है आपको, ये बात भी समझ में आती है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो, वॉइड रेशियो। नेक्स्ट, वॉइड रेशियो। सारे फैक्टर्स को अगर मैं सेम रखूं, हाउ परमिटिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन वॉइड रेशियो। सारे फैक्टर्स को सेम रखा जाए तो परमिटिविटी वॉइड रेशियो पे कैसे डिपेंडेंट है? कीपिंग ऑल द फैक्टर्स टू बी सेम, हाउ परमिटिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन वॉइड रेशियो? डायरेक्टली, इट्स डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन वॉइड रेशियो। और एज पर कॉन्जी-कर्मान रिलेशनशिप तो क्या है? ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। या बोल सकते हो ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 प्लस ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई लिख सकता हूँ। तो ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो ई क्यूब बाय 1 बाय ई के प्रोपोर्शनल होती है। क्या रीजन है? अगर वॉइड रेशियो ज्यादा होगा तो एरिया ऑफ वॉइड क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। तो बोल सकते हैं परमिटिविटी इज फंक्शन ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ वॉइड्स, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉइड रेशियो के। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी पॉइंट टू प्रेफर फ्रॉम दिस? तो परमिटिविटी फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल की ज्यादा होती है? परमिटिविटी फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल की ज्यादा होती है? परमिटिविटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर और कोर्स ग्रेन सॉइल इज मोर। फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा परमिटिविटी होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिटिविटी ज्यादा होती है। चलो, वॉइड रेशियो किसका ज्यादा होता है? फाइन ग्रेन सॉइल का, कोर्स ग्रेन सॉइल का? वॉइड रेशियो किसका ज्यादा होता है? फाइन ग्रेन सॉइल का, कोर्स ग्रेन सॉइल का? फाइन ग्रेन सॉइल का। तो ये अब एम्बिग्युइटी कैसे आ रही है निकल के? हाउ दिस एम्बिग्युइटी इज कमिंग आउट? भाई बोल रहे हो परमिटिविटी फाइन ग्रेन सॉइल की कम होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल की ज्यादा होती है, पर वॉइड रेशियो तो फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है। रिलेशनशिप डायरेक्ट है दोनों के अंदर। तो अगर फाइन ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशियो ज्यादा होता है तो परमिटिविटी ज्यादा क्यों नहीं होती? अगर फाइन ग्रेन सॉइल की वॉइड रेशियो ज्यादा होती है तो परमिटिविटी ज्यादा क्यों नहीं होती? बेस सेम रखना पड़ेगा। जब आपने फाइन और कोर्स ग्रेन सॉइल बोल दिया, ये देखो इंटरकनेक्शन आ गया चेतन भगत, कुछ भी बोल रहे हैं। ये देखो साइज ऑफ वर्ड स्मॉल, मनिंदर सिंह, अब अपनी बोलते जाएंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे अब आगे। अरे जब फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन सॉइल बोल दिया, इसका मतलब क्या चेंज कर दिया आपने? जब फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन सॉइल बोल दिया, इसका मतलब क्या चेंज कर दिया आपने? कोई बताएगा? साइज बदल दी। जब साइज बदल दी, इसके अलावा क्या नहीं बदल सकते? जब आपने साइज ही बदल दी तो उसके अलावा क्या चेंज नहीं कर सकते? जब साइज ही बदल दी तो इसके अलावा क्या नहीं बदल सकते? कुछ और नहीं बदल सकते। देखो बता रहे हैं वॉइड नहीं बदल सकते। अरे एक ही तो पैरामीटर चेंज करते हो। तो जब मैंने साइज बदल दी, इसके अलावा क्या नहीं बदल सकता? कुछ भी नहीं बदल सकता। व्हेन आई एम सेइंग फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन सॉइल, दोनों के अंदर वॉइड रेशियो क्या होनी चाहिए? दोनों के अंदर वॉइड रेशियो सेम होनी चाहिए। इस बिहाफ पे हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिटिविटी फाइन ग्रेन सॉइल से ज्यादा होती है। और जब वॉइड रेशियो की बात कर रहे हो तो साइज क्या रखना पड़ेगा? जब वॉइड रेशियो के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हो तो साइज क्या रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। तो सैंड है, सैंड में वॉइड रेशियो ज्यादा है, सैंड में ही वॉइड रेशियो कम है। तो जब वॉइड रेशियो ज्यादा होगा तो परमिटिविटी ज्यादा मिलेगी आपको, जब वॉइड रेशियो कम होगा तो परमिटिविटी कम मिलेगी। ध्यान रखना है इस बात का वहां पे, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो इसी को बोलते हैं कंपैरिजन के लिए बेस सेम रखना पड़ता है। चलिए इंट्रैप्ड गैसेस, अब डायरेक्टली बताते जाओ, कुछ भी नहीं बचा इनमें। इंट्रैप्ड गैसेस, इंट्रैप्ड गैसेस ज्यादा होंगी तो परमिटिविटी क्या मिलेगी आपको? इंट्रैप्ड गैसेस ज्यादा, परमिटिविटी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्यों? ये भी क्या करेंगी? रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी। तो सॉइल के सॉलिड के साथ साथ गैसेस भी रेजिस्टेंस ऑफर कर जाएंगी, तो परमिटिविटी कम निकल के आएगी। फॉरेन इंप्यूरिटीज,
फॉरेन इंप्योरिटीज ज्यादा, परमिटिविटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्यों? दो तरीके समझने के, एरिया ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, दो तरीके समझने के, एरिया ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा ये भी क्या ऑफर करेंगे, दूसरा ये भी क्या ऑफर करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। दे विल आल्सो ऑफर द रेजिस्टेंस टू द फ्लो। तो आपको परमिटिविटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इट विल कम आउट टू द लेस। एडसॉर्ब्ड वाटर ये मूव नहीं करता, एडसॉर्ब्ड वाटर डज नॉट मूव्स, ये पार्टिकल के ऊपर चिपका हुआ रहता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फिल्म वाटर, इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स, बताया था ये। एडसॉर्ब्ड वाटर डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स, इसके ऊपर हाइड्रोलिक्स के लॉस काम नहीं करते हैं। तो जितना ज्यादा एडसॉर्ब्ड वाटर उतना कम एरिया ऑफ वॉइड जो अवेलेबल है पानी के फ्लो होने के लिए। तो मोर द एडसॉर्ब्ड वाटर लेसर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द एरिया फॉर फ्लो ऑफ द वाटर। तो अगर एडसॉर्ब्ड वाटर ज्यादा होगा, परमिटिविटी क्या होगी, कम होगी। इसमें एक जानकारी भी दे देता हूं मैं आपको डायरेक्टली। इट इज अज्यूम्ड, क्योंकि वो मैथमेटिकल है, ऑर्गेनिक मैटर हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द फ्लो चैनल। कैसे? ऑर्गेनिक मैटर हैज ए टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द फ्लो चैनल, मतलब ऑर्गेनिक मैटर फ्लो चैनल की तरफ जाता है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर को पता होता है कि ये फ्लो चैनल है, मैं चला जाऊं उसके पास। इनऑर्गेनिक को नहीं पता होता। तो जो ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन है उसकी आंखें हैं, वो देख लेता है ये फ्लो चैनल है। इनऑर्गेनिक मैटर में कार्बन नहीं है तो वो देख नहीं पाता कि फ्लो चैनल है या नहीं है। ऐसा ही होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर हैज द टेंडेंसी टू फ्लो टुवर्ड जी फ्लो चैनल। बढ़िया। So it is assumed that in the presence of, it is assumed that in the adsorbed water, presence of adsorbed water, void ratio is reduced by, void ratio is reduced by, void ratio is reduced by 0.1। एडसॉर्ब्ड वाटर की प्रेजेंस में हम मान लेते हैं कि वॉइड रेशियो कितना कम हो गया, 0.1 से कम हो गया। तो एडसॉर्ब्ड वाटर की प्रेजेंस में हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि वॉइड रेशियो कितनी कम हो गई है, 0.1 से कम हो गई। तो अगर वॉइड रेशियो कम हो गई है इसका मतलब क्या कम हो जाएगा, अगर वॉइड रेशियो कम हो गई है इसका मतलब क्या कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। परमिटिविटी क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। अब ये सारे फैक्टर बता दिए आपको, ऑल दी फैक्टर्स आई हैव डिस्कस। एक फैक्टर छूटा हुआ है, अब क्योंकि उसको बताने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, उसको कल करेंगे, दैट विल डिस्कस टुमारो। अभी के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। फॉर नाउ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। क्लियर है? सो ऑल दी फैक्टर्स आई हैव डिस्कस इन फुल डिटेल, पूरे डिटेल में आपको फैक्टर्स बता दिए। एक फैक्टर बचा हुआ है, उसको कल कर लेंगे, दैट विल डिस्कस टुमारो। तो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर का कोई लेना देना नहीं है फ्लो चैनल से। ऑर्गेनिक मैटर हो इनऑर्गेनिक मैटर हो, एक हमारा एरिया ऑफ वॉइड कम कर देगा, जगह रोक देगा हमारी। दूसरा इसके सरफेस पे भी रेजिस्टेंस ऑफर होगी। तो जैसे मर्जी समझ लो। क्लियर है? चले आगे, चलिए। थैंक यू एवरीवन, बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। कल मैंने जैसे बताया था आपकी क्लासेस में मॉर्निंग में शेड्यूल करूंगा 8 बजे से, एक दिन के लिए बस। बाकी आपका नॉर्मल टाइम चलेगा 10:30 वाला, 2 क्लास सुबह 2 क्लास शाम को। बस कल कल की बात है। कल मैं आपकी 3 क्लासेस मॉर्निंग में शेड्यूल करूंगा। अभी क्लास खत्म हुई है, अभी अपडेट कर देता हूँ मैं। थैंक यू एवरीवन।